नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 का पहला पार्ट जो है उसके अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला जो है यानी नगर नियोजन उनका कैसा था उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है सिंधु स्थापत्य कला। तो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता दिया था कि उसके अंदर कौन कौन से स्थल मिले थे, ठीक है, उसको किस किस ने नाम से जानते हैं। तो आज हम जो उसकी कला जो थी जिसके अंदर पहला अपना पॉइंट आता वो आता है नगर नियोजन, कि उनका जो नगर था वो किस हिसाब से बसा हुआ था। तो अब नगर नियोजन की अगर हम बात करें तो नगर नियोजन जो था यहाँ का वो काफी सुव्यवस्थित तरीके से था, यानी जो नियोजन यानी जो बसावट थी वो काफी व्यवस्थित थी। उसके अंदर देखो जो गड्डी जो हुआ करती थी, गड्डी आप बोल सकते हो दुर्ग को या महल को, ये जो हुआ करता था ये क्या है, एक ऊंचे टीले पर बना होता था, यानी जो ऊंचा टीला जो होता था उसके ऊपर गड्डी यानी जो गढ़ था वो बना होता था। और इस गढ़ के अंदर जो मुख्य लोग होते थे, राजा, पुरोहित, मंत्री और जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे, ये क्या इस गड्डी के अंदर, गड्डी बोल सकते हो या फिर आप इसको गढ़ भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर क्या है, राजा, पुरोहित, मंत्री और जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वो क्या इस गड्डी के अंदर रहते थे। साथ में इस गड्डी के चारों ओर ऐसे परकोटा बना होता था, यानी आप बोल सकते हो कि एक ऊंची दीवार वो बनी हुई थी इस गढ़ के चारों ओर। मान लो कि ये अपना गढ़ है, ठीक है, तो इस गढ़ की सुरक्षा के लिए चारों ओर एक दीवार बनी होती थी, बड़ी मोटी दीवार बनी होती थी, जिसको क्या है, इसको क्या बोलते थे हम, परकोटा। उसको हम क्या बोलते हैं, परकोटा। उसके बाद में यानी ये हो गया ऊंचे टीले के ऊपर। उसके बाद में जो ये नीचे वाला जो भाग बचता था, ये जो नीचे का भाग बचता था, यहां पर क्या है, सामान्य जनता रहती थी, यानी बाकी जो नगर था वो यहां बसा हुआ था। यानी ये आप जो ये जो है ये इसको आप मान सकते हो कि नगर, यानी इसकी जो नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी वो काफी सुव्यवस्थित थी। सबसे ऊपर राजा का महल बना हुआ था जिसके अंदर मैंने आपको बताया राजा, पुरोहित, मंत्री और जो कुलीन वर्ग के जो लोग होते थे वो रहते थे। उसके बाद में जो बाकी का जो नीचे समतल स्थान था उस वहां पर क्या नगर बसा हुआ था, जिसके अंदर जो सामान्य जनता थी वो रहा करती थी। और गढ़ के चारों ओर के एक ऊंची दीवार का परकोटा, यानी बचाव के लिए जो दीवार बनाते थे, ठीक है, युद्ध वगैरह से बचाव के लिए जो दीवार बनती थी उसको परकोटा बोलते थे, और ये बड़ी दीवार होती थी। आगे अगर बात करें, दूसरा ये जो दीवार थी ये काफी चौड़ी भी हुआ करती थी। उसके बाद में यहां के अगर नगर की बात करें, यहां के अगर नगर की बात करें तो जो सड़कें थी, सड़कें अगर मानते हो आप, जो मुख्य सड़कें थी वो सड़कें इस हिसाब से, यानी ये क्या करती थी, सड़कें जो थी ये समकोण पर, यानी ये क्या है, ये एक समकोण बन रहा है, यानी कि जो सड़कें थी ये क्या करती थी, एक 90 डिग्री का कोण बनाती थी, यानी समकोण के ऊपर करती थी, ठीक है। और इनकी जो लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, ये यानी ये जो चौड़ाई होती थी ये कितनी थी, 9 से 34 फीट तक इन मुख्य सड़कों की चौड़ाई होती है। और एक सड़क अपने को जो है वो अपने को 34 फीट मिली है। और संभवतः ये क्या था, राजमार्ग, यानी महल में जाने का जो रास्ता था, राजमार्ग इसको मान सकते हो। जो 34 फीट की एक मुख्य सड़क मिली है वो क्या था, एक हिसाब से उस नगर का राजमार्ग था। और दूसरा जो गलियां थी, ये जो अपने को छोटी वाली जो गलियां मिलती है, ये जो गलियां थी ये गलियां 2.2 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। मुख्य सड़कें मैंने आपको बता दिया 9 से 34 फीट तक चौड़ाई तक होती थी, और जो गलियां थी शहर की वो कितनी थी, 2.2 मीटर चौड़ी थी। तो
उसके बाद में अगर आगे बात करें, सड़क की बात हो गई, गलियों की बात हो गई, और जो नगर की बसावट थी वो बात हम कर चुके हैं। उसके बाद अगर आगे देखो तो कालीबंगा की जो सड़कें अपने को मिलती है, कालीबंगा की जो सड़कें मिलती है, उन सड़कों की जो चौड़ाई थी वो कितनी मिलती है? 1.8, 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर चौड़ी अपने को कौन सी सड़कें मिलती है? कालीबंगा की। कालीबंगा की जो सड़कें थी वो 1.8, 3.6, 5.4 और 7.2 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। अब अगर आगे देखो आप तो ये तो बात हो गई सड़कों की। अब बात कर लेते हम इस नगर के अंदर जो ईंटों का जो अनुपात हुआ करता था, ईंटों का जो अनुपात था, ईंटों का अगर आप अनुपात देखो, ईंटों का जो अनुपात था वो 4:2:1 हुआ करता था। यानी 4 तो लंबी, 2 चौड़ी और 1 ऊंचाई। मान लेता हूं मैं एक ये ईंट बना देता हूं, ये मान लो एक प्रकार की ईंट है, तो इसकी जो ये चौड़ाई है ये तो कितनी होगी? 2। ये जो है ये कितनी हो जाएगी? 4। और उसके बाद में अगर देखो ये मान लो ईंट थी और ये जो चीज है ये हुआ करती थी 1। ये मैंने आपको ईंट के बारे में बताया। अब साथ में इस ईंट की जो लंबाई चौड़ाई वगैरह थी वो अगर देखें तो सामान्य कितनी हुआ करती थी? 7.5 × 15 × 30। ये थी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस ईंट की सामान्यतः। बाकी अपने को यहां से 10 × 20 × 40 की भी क्या है? ईंटें प्राप्त अपने को होती है। तो ये हमने बात की थी ईंट के बारे में कि ईंट का जो अनुपात था सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर की जो ईंटें थी उनका अनुपात था 4:2:1। ठीक है। और साथ में इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई थी वो 7.5 × 15 × 30 सामान्यतः ये मिलती थी। बाकी अपने को 10 × 20 × 40 की भी ईंटें क्या है वहां से प्राप्त हुई है। दूसरा, यहाँ के जो मिस्रवासी थे वो क्या है? पक्की ईंटों से क्या है? परिचित नहीं थे, यानी वो पक्की ईंटों के बारे में नहीं जानते थे। साथ में अगर घर की बात करें आगे अगर हम जो सामान्य जो घर हुआ करते थे, अगर घर की बात करें तो घर के अंदर देखो 3 से 4 आपको कक्ष मिलेंगे। वहां पर अपने को विशाल जो स्नानागार है यानी जो बाथरूम है वो अपने को मिलते। शौचालय घरों में मिलता है। हर घर के अंदर कुआं मिलेगा आपको। पाठशाला आपको वहां मिलेगी। और घर के मध्य में क्या होता था? आंगन होता था। तो ये था घर। जो मकान जो बने हुए होते थे, मकान की जो विशेषता थी वो ये थी, यानी अपने को क्या है 3 से 4 कक्ष मिलते थे मकान में, विशाल स्नानागार मिलता था, शौचालय अपने को मिलता था, कुआं अपने को वहां मिलता है हर घर के अंदर, हर घर के अंदर पाठशाला, और साथ में घर के बीच में आंगन हुआ करता था। ये था इनके घर की जो बनावट थी वो होती थी। आगे अगर देखो ये तो क्या घर। अब अगर और बात करें तो पानी की निकासी के लिए क्या है? पानी की निकासी के लिए नालियां भी हर घर के बाहर बनी हुई थी। यानी जो पानी था, जो घरों से गंदा पानी निकलता था, उस पानी की निकासी के लिए भी क्या है? नालियां बनी हुई थी। और जो ये पानी होता था ये क्या है? नगर के नालियों के द्वारा नगर के बाहर जाता था। यानी जो पानी था, पानी की निकासी के लिए घरों के बाहर नालियां बनी हुई थी, और जो गंदा पानी होता था वो गंदा पानी नालियों से क्या है? नगर के बाहर जाता था। साथ में इनके ऊपर जो मान लो चैम्बर जो होता है वो चैम्बर भी बना होता था। हर चैम्बर के ऊपर ढक्कन था, बड़े चैम्बर बने हुए थे। ठीक है। तो ये अपने आता है पानी की निकासी के लिए जो नालियां बनी हुई वो नगर के बाहर, और उनके नालियों के ऊपर क्या है? चैम्बर भी बने हुए थे। तो ये थी अपनी नगर की जो बनावट है वो।
आगे अगर देखें तो जो स्नानघर है और है उनका जो साइज है वो अपने को क्या मिलता है, जो साइज था वो साइज अपने को क्या मिलता है। अब अगर आगे देखें, आगे की अगर बात करें तो आगे में पहला जो अपना आता है वो आता है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यानी प्रत्येक घर के अंदर क्या है, स्नानागार। आप अगर इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में इसको आप बाथरूम बोल सकते हो, यानी जिसके अंदर हम नहाते हैं वो अपने को मिलता है। अगर आगे बात की जाए तो ये क्या है, मोहनजोदड़ो का, जो मोहनजोदड़ो जो अपने को स्थान मिला था, इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। अगर इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थान देखें तो ये आता है विशाल स्नानागार। आगे अगर बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की तो ये था 39 इंटू 28 इंटू 9 फीट का, यानी जो स्नानागार बने हुए थे उनकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी वो 39 इंटू 28 इंटू 9 फीट के बने हुए थे। साथ में ही इन बाथरूम के अंदर क्या है, ईंटों की सीढ़ियां बनी हुई मिलती है, मतलब इनके अंदर जाने के लिए ईंटों की जो सीढ़ियां हैं वो अपने को मिलती है, ठीक है। और इस स्नानघर के तीन तरफ क्या है, तीन तरफ अपने को बरामदे भी बने हुए मिलते हैं। और इसकी जो फर्श व दीवारें हैं, फर्श व जो दीवार है उनके ऊपर अपने किसका उपयोग लिया है, मतलब इनको बनाने के लिए ईंटों का उपयोग हुआ है। और इनके पास से ही अपने को क्या है, पानी के कुएं भी मिले, जिससे ये क्या था, जल का स्रोत था। कुआं जो था ये जल का स्रोत हुआ करता था, कुआं जो था ये जल का स्रोत था। और इसके उत्तर के अंदर देखें तो उत्तर के अंदर जो है छोटे छोटे 8 स्नानागार भी अपने को बने हुए मिलते हैं। तो ये था सिंधु स्थापत्य कला का नगर नियोजन के अंदर जो विशाल स्नानागार आता है वो। इसके बाद जो अपना आता है वो आता है विशाल अन्नागार। एक हिसाब से तुम बोल सकते हो घर के अंदर जो स्टोर होता है वो, जिसके अंदर हम अनाज वगैरह रखते हैं। तो अगला जो अपना आता है वो आता है विशाल अन्नागार। जो स्टोर थे, जो अनाज रखने का जो स्थान था वो भी इस समय क्या है, बहुत बड़ा हुआ करता था। और ये क्या है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दोनों के अंदर अपने को क्या है, मिलता है। और मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार यानी हुआ करता था, मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था उसका जो अपने को साइज मिलता है वो मिलता है 45.71 इंटू 15.23 मीटर, 15.23 मीटर का अपने को मिलता है। यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों से अपने को अवशेष मिले। साथ में मोहनजोदड़ो के जो विशाल अन्नागार है उनका जो आप साइज अगर देखो तो 45.71 इंटू 15.23 मीटर का है। अब अगर आगे देखें और हड़प्पा का जो अपने को अन्नागार मिलता है ये क्या है, 2 भागों के अंदर विभाजित था। यानी हड़प्पा का जो अन्नागार है वो क्या है, 2 भागों के अंदर विभाजित था, ठीक है। और इनका जो क्षेत्रफल अपने को मिलता है, जो हड़प्पा के जो अन्नागार है इनका जो क्षेत्रफल अपने को मिलता है वो क्षेत्रफल अपने देखो 55 इंटू 43 मीटर का मिलता है। यानी हड़प्पा के जो अन्नागार थे ये क्या 2 भागों के अंदर विभाजित है और इनका जो क्षेत्रफल था वो 55 इंटू 43 मीटर अपने को मिलता है। आगे अगर देखें तो हड़प्पा के जो ये है ये क्या है, ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं। किस लिए कि जब अगर बारिश आए तो बारिश के पानी से क्या उस अन्न का बचाव हो, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो प्रत्येक भाग में
ये 2 भागों में अंदर था। प्रत्येक भाग के अंदर क्या है, 6-6 खंड में या फिर 6-6 कक्ष आप मान सकते हो बने हुए हैं। 6-6 जो है ये क्या है, 2 पंक्तियों के अंदर, यानी आमने और सामने, ये मान सकते हो इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 और इसके सामने ये 6। इस हिसाब से जो अन्नागार थे हड़प्पा के अंदर ये बने हुए अपने को मिलते हैं। और इसका इनका जो प्रवेश द्वार था, ठीक है, वो प्रवेश द्वार अगर आप देखो, इनका जो प्रवेश द्वार जो था, प्रवेश द्वार जो था ये क्या था, रावी नदी की ओर से था। और साथ में ही इन दोनों के मध्य जो दूरी थी वो दूरी अपने को मिलती है 23 फुट, यानी इन दोनों के बीच की ये जो दूरी थी ये दूरी मिलती है अपने को 23 फुट। आमने सामने थे लेकिन ये क्या 23 फुट की दूरी के ऊपर बने हुए थे। ये थे अपने सिंधु स्थापत्य कला के विशाल जो अन्नागार होते हैं, जहां अन्न रखने का स्थान होता है उसको अन्नागार बोलते हैं। ये था अपने। आगे अगर देखें तो आगे अगर बात करें तो विशाल जो जलाशय है, जो जल वाले स्थान थे जहां पर जल रखा जाता था, और जो अपने स्टेडियम है उनकी बात आगे करेंगे। आगे अगर देखें तो अपने आगे आता है विशाल जलाशय व स्टेडियम, जहां पर खेल का मैदान होता है उसको स्टेडियम बोला करते हैं। अब अगर यहाँ के जो विशाल जलाशय और उनके स्टेडियम की अगर बात की जाए आगे हम, अब जब उत्खनन हुआ था तो उत्खनन के अंदर अपने को धोलावीरा एक स्थान मिला था। धोलावीरा से अपने को क्या है, धोलावीरा से 16 तरह के छोटे बड़े क्या है जलाशय अपने को प्राप्त हुए। यानी उत्खनन किया था, उत्खनन के अंदर अपने को जो धोलावीरा मिला है उस धोलावीरा से अपने को क्या 16 छोटे बड़े जलाशय मिले जिनके अंदर जल क्या है संग्रहित रखा जाता था। और जो धोलावीरा का जो दुर्ग है उसके दक्षिण के अंदर शिला को काटकर जो दुर्ग बना हुआ है, धोलावीरा का जो दुर्ग था, दुर्ग के दक्षिण के अंदर, ठीक है, दक्षिण के अंदर शिलाओं को काटकर एक जलाशय बनाया गया था। और उस जलाशय को देखो 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर, 11.42 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का ये जो जलाशय था वो अपने को मिलता है। साथ में अपने को धोलावीरा से क्या है एक स्टेडियम मिला है, बड़े विशाल स्टेडियम मिले हैं, ठीक है। और अगर स्टेडियम की बात की जाए, अगर स्टेडियम देखा जाए, स्टेडियम की अगर बात करें तो ये 283 इंटू 45 मीटर चौड़ा हुआ करता था। और दर्शकों के लिए क्या है, बैठने के लिए जो है वो सोपान बने हुए थे, दर्शकों के बैठने के लिए सोपान बने हुए थे। और साथ में एक और अगर चीज देख, इसका जो समारोह स्थल जो था, जो इसका समारोह स्थल आता है वो क्या है दुर्ग की प्राचीर से क्या है जुड़ा हुआ था। और इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 12 मीटर। तो ये था अपना विशाल जलाशय और जो स्टेडियम थे वो। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे हम बात करेंगे इसकी जो गोदीवाड़ा जो थे, यानी जिसको बंदरगाह बोलते हैं, उनके बारे में। आगे अगर बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे अपने विशाल गोदीवाड़ा के बारे में। गोदीवाड़ा एक हिसाब से आप डाक यार्ड बोल सकते हो। गोदीवाड़ा को आप क्या बोल सकते हो, गोदीवाड़ा को आप डॉक यार्ड बोलते हो, जो क्या है बंदरगाह के साथ में होता है, जहां से क्या है व्यापार किया जाता है। तो यहां से अपने को क्या है जो गोदीवाड़े जो हुआ करते हैं तो उनको एक हिसाब से आप बंदरगाह बोल सकते हो, ठीक है, या बंदरगाह के टच वाला जो हिस्सा होता है उसको बोल सकते हो। ये भी अपने को क्या है सिंधु घाटी सभ्यता से मिले इसके अवशेष भी। डॉक यार्ड के अंदर अपने क्या है लोथल से, जो लोथल जो अपने को मिला था, यहां से अपने को क्या पक्की ईंटों का क्या अपने को एक डॉक यार्ड मिला जो क्या है बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। अब आगे अगर बात करें तो औसत आकार देखें वो 214 इंटू 36 मीटर चौड़ा था। यानी इसका जो औसत आकार देखें वो 214 इंटू 36 मीटर चौड़ा अपने को मिलता है। साथ में इसकी जो वर्तमान गहराई है, वर्तमान गहराई अगर आप देखो तो ये मिलती है 3.3 मीटर।
यानी इसकी जो गहराई है वर्तमान के अंदर वो अपने को मिलती है 3.3 मीटर। और इसके उत्तर के अंदर क्या है, एक 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहां से क्या है जहाज आते थे, ठीक है, और ये किनारे के ऊपर रुकते थे। और जो लोथल का जो डॉकयार्ड है, लोथल का जो डॉकयार्ड अपने को मिलता है वो क्या है, वर्तमान जो अपने को विशाखापट्टनम है, वर्तमान का जो विशाखापट्टनम है वहां से इसके क्या अवशेष अपने को मिलते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक था सिंधु स्थापत्य कला का जो नगर नियोजन था वो, उसके बारे में हम पढ़ चुका है। कल इसकी जो शैल कला है, ठीक है, इसकी जो सांस्कृतिक और जो आर्थिक उपलब्धियां है वो पढ़ेंगे। जो चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जैसे अपना वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।